Hello future doctors, welcome to Dipainism. I'm Dr. Dipen Shah and in today's video we are going to discuss about the structure of the female gamete. So let us begin with our discussion about the female gamete. Now in the last lecture, just like we described the male gamete, the sperm cell, आज हम लोग the female gamete discuss करेंगे, that is structure of not ovum. ओवम इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी क्योंकि फीमेल्स में मेच्योर ओवम का फॉर्मेशन होगा ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो एक्चुअली में हम लोग जो स्टडी करते हैं दैट इज सेकेंडरी oocyte. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. पहले ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने बता दिया कि आप लोग के माइंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो कि सेकेंडरी oocyte विच इज अंडरगोइंग मियोसिस 2 बट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 वो डिस्कस कर रहे हैं. और वो अरेस्ट क्यों हो गया? क्योंकि ड्यूरिंग द आफ्टर द मियोसिस 1 इज कंप्लीटेड वो अपना सेंट्रियोल एक्सट्रूड कर देता है. इट लूजेस द सेंट्रियोल. सो उसके पास सेंट्रियोल ना होने की वजह से द सेकेंडरी oocyte गेट्स अरेस्टेड एट मेटाफेज 2. सो वी आर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. ओके, नाउ जो सेकेंडरी oocyte है उसको भी हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे. तो फर्स्ट ये जो स्ट्रक्चर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte. एंड इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ नॉन सेल्यूलर एंड अ थिक लेयर. इट्स नॉन सेल्यूलर बट इट्स अ थिक लेयर. Mostly it is said that it is secreted by the ovum, but there are some books which say that it has been secreted by the ovary. मतलब follicular cells secrete करते हैं. बट जो भी हो, ये जो बोला जाएगा इसको हम लोग एक तरह से बोलेंगे एज अ सेकेंडरी मेम्ब्रेन. तो ये सेकेंडरी लेयर है. ओके, एंड इसके बाहर के साइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेनी एलोंगेटेड रेडियली अरेंज्ड एलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल्स. और ये जो रेडियली एलोंगेटेड फॉलिकुलर सेल्स है इनका नाम भी हम लोग को पता है. आप लोग हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी का वीडियो देख चुके हैं तो उसमें आपको पता है कि ये ओव्यूलेशन के बाद ये जो सेल्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनको हम लोग बोल लेते हैं एज कोरोना रेडियाटा सेल्स, जिसमें से रेडिएटिंग एक्सटेंशंस लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उसके अंदर न्यूक्लियोलस का भी प्रेजेंस होगा. तो ऐसा न्यूक्लियोलस का प्रेजेंस है. तो लेट अस बिगिन विद द लेबलिंग. ओके, तो सेकेंडरी oocyte का जो सेल मेम्ब्रेन है, ब्लू कलर का जो सेल मेम्ब्रेन दिखाया है, इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोल लेते हैं एज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन. सो रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन. दैट इज नथिंग बट द सेल मेम्ब्रेन of the secondary oocyte. That is nothing but the cell membrane. And inside the cell membrane there is presence of this nucleus. Now ये जो nucleus का presence है उसको हम लोग nucleus नहीं बोलते, instead we call it as germinal vesicle. We call it as germinal vesicle. So ये vesicle like structure observe करने मिलता है in the secondary oocyte which is nothing but the nucleus. उसके अलावा ये जो न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है, ये जो न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल लेते हैं एज जर्माइनल स्पॉट. इट इज नोन एज द जर्माइनल स्पॉट. बट यू हैव टू रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स, ये जो जर्माइनल स्पॉट है इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियोलस. एंड न्यूक्लियोलस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ओवम. जो oocytes होते हैं उसमें न्यूक्लियोलस का प्रेजेंस होता है. न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन वगैरह होता है वो मैंने सेल चैप्टर में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है. बट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज स्पर्म सेल में न्यूक्लियोलस एब्सेंट था बट oocyte में न्यूक्लियोलस का प्रेजेंस है. नाउ जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म को हम लोग बोल लेते हैं एज ooप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज नोन एज द ooप्लाज्म. और ये ooप्लाज्म को भी आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू इंटरनल एंडोप्लाज्म
एंड एक्सोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म में आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, एंड ये इसके लिए मैं आपको डिस्टिंग्विश करवा रहा हूं क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन, वाइटल मेम्ब्रेन के अंदर का जो रीजन है वहां पे जो एक्सोप्लाज्म होगा वहां पे बहुत सारे वेसिकल्स का प्रेजेंस होता है। ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स का प्रेजेंस जो वाइटल मेम्ब्रेन के अंदर देखने मिलेगा, मतलब एक्सोप्लाज्म में देखने मिलेगा, और इन वेसिकल्स के अंदर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। सो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल लेते हैं एज दी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये आपके लिए याद रखना जरूरी है क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल हम लोग पढ़ेंगे, तो उस रिएक्शन को हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शन बोलेंगे। उसके अलावा भी जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म तो है ही, और साइटोप्लाज्म में भी ऐसे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स का प्रेजेंस रहेगा, बट मेनली ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ऊप्लाज्म के बाहर के रीजन मतलब एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंस है। नाउ ये जो थिक लेयर हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है, इस थिक लेयर को, पूरे इस थिक लेयर को हम लोग ने बोल दिया है एज ZP। ZP का मतलब है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। नाउ ये जो जोना पेलुसिडा है ये मेनली या तो कुछ बुक्स बोलते हैं ओवम सिक्रीट करता है, या तो कुछ बुक्स बोलते हैं कि ओवरी मतलब ओवेरियन कॉर्टेक्स से ये सिक्रीट किया गया, बट ये बोला जाएगा सेकेंडरी मेम्ब्रेन। दैट मीन्स यू कैन कॉल वाइटलाइन मेम्ब्रेन एज द प्राइमरी मेम्ब्रेन। सो रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स, जो ओवम के अराउंड जो कवरिंग्स को आप लोग कंसिडर कर लो, फिर जाके हम लोग ओवरऑल उसको एग बोलते हैं। सो एग इज दी ओवम प्लस दी एग मेम्ब्रेन्स। तो उसको ओवरऑल, तो मैंने एक वीडियो में बोला भी था ओवम और एग में फर्क है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन्स का प्रेजेंस है। तो यहाँ पे जोना पेलुसिडा इज अ सेकेंडरी मेम्ब्रेन एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट इज अ थिक नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। It's a non-cellular glycoprotein layer that is present. So that is zona pellucida. Now इस वाइटलाइन मेम्ब्रेन में एंड जोना पेलुसिडा के बीच में मैंने यहां पे जानबूझ के एक स्पेस रिप्रेजेंट किया है, और ये स्पेस को हम लोग लेबल कर लेते। दिस स्पेस इज नोन एज द पेरी वाइटलाइन स्पेस। द स्पेस प्रेजेंट between the zona pellucida and the vitelline membrane is known as periphery of the vitelline membrane, that is perivitelline space. इस perivitelline space में there is presence of a body which is known as the polar body. तो आप लोग को पता है फर्स्ट मियोसिस होने के बाद एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो इस perivitelline space में इस एंड पे दिखा रहा हूं। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि जहां पे पोलर बॉडी प्रेजेंट है, जिस यहां पे हो या यहां पे हो यहां पे हो, ऊपर की तरफ है, जहां पे भी वो प्रेजेंट है उस साइड को हम लोग बोल लेते हैं एज द एनिमल पोल। We call it as the animal pole. So this is the animal pole of the secondary oocyte, और उसके opposite side को हम लोग बोल लेते हैं as the vegetal pole. ये आप लोग के लिए याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हम लोग जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज डिविजन्स पढ़ेंगे तो क्लीवेज डिविजन्स में हम लोग बोलेंगे कि वो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल हो रहा है या इट इज परपेंडिकुलर, इट इज एट राइट एंगल्स टू एनिमल एंड वेजिटल पोल। इसी के लिए ये पोल्स का मेंशन करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। तो याद रखना जिस जगह पे पोलर बॉडी है वहां पे उसको एनिमल पोल और ऑपोजिट साइड को वेजिटल पोल बोला गया। तो ये पेरीवाइटलाइन स्पेस में प्रेजेंस है। एंड लास्ट जो लेबलिंग है कि बाहर का यहां पे जो लेयर है दैट इज नोन एज दी कोरोना रेडियाटा सेल्स। नाउ कोरोना रेडियाटा सेल्स जो है, these corona radiata cells are nothing but the follicular cells, और ये कोरोना रेडियाटा के सेल्स दे आर रेडियली elongated follicular cells, एंड ये रेडियली elongated follicular cells एक दूसरे से ग्लू होते हैं, अटैच होते हैं, glued to each other by hyaluronic acid, which is nothing but a carbohydrate, by hyaluronic acid. Now if you observe future doctors, corona radiata एक तरह से थर्ड लेयर हो गया, तो इसको आप लोग टर्शरी मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, टर्शरी मेम्ब्रेन, और ये तो डेफिनेटली फॉलिकुलर सेल्स ने बनाया। तो यहां पे 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन है, एक उसका ओरिजिनल सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ये टर्शरी मेम्ब्रेन बोला जाएगा कोरोना रेडियाटा सेल्स को। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम लोग ने स्पर्म सेल में भी डिस्कस किया था, है ना। तो ओवम के ये की पॉइंट्स, ओवम नहीं सॉरी सेकेंडरी oocyte। तो पहला जो की पॉइंट है कि वो हम लोग मेंशन कर लेते हैं, उसका साइज क्या होगा। सो ओवम का साइज जो है दैट इज अराउंड 100 माइक्रॉन्स, इट इज 0.1 मिलीमीटर, मतलब स्पर्म से ऑलमोस्ट डबल द साइज है। इनफैक्ट
the human ovum is the largest cell. Human ovum is the largest cell which can be seen directly with the naked eye. 100 माइक्रोन्स का साइज है. फिर उसका जो वायबिलिटी है, that viability is around 24 आवर्स. मैंने स्पर्म सेल का बताया था अराउंड 24 to 48 आवर्स. ओवम का जो है दैट इज 24 आवर्स. थर्ड इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि जो ओवम है दैट इज ऑब्वियसली नॉन मोटाइल. यहां पे कोई स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, स्पर्म सेल मोटाइल था, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन ओवम इज कंसिडर्ड एज एलेसिथल. फ्यूचर डॉक्टर्स ये लास्ट पॉइंट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एलेसिथल मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ नो योक. In the ovum there is no yolk formation. yolk का प्रेजेंस बर्ड्स के एग्स में वगैरह होता है क्योंकि वहां पे मैटरनल केयर नहीं है. हम लोग को पता है कि मैमल्स जो दे आर विविपैरस, इवन ह्यूमंस विविपैरस है. इसके लिए यहाँ पे जो योक का एब्सेंस है बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय द प्लेसेंटल डेवलपमेंट. तो हम लोग आगे के फर्दर वीडियोस में प्लेसेंटा का डेवलपमेंट भी डिस्कस करेंगे. सो दैट इज वाई सिंस लेसिथिन प्रोटीन योग में नहीं है, द ह्यूमन ओवम इज नोन एज एलेसिथल. सो ये हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte. मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं वापस से, इट लैक्स सेंट्रियोल. जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था, इट लैक्स सेंट्रियोल. और सेंट्रियोल जब भी स्पर्म सेल से मिलेगा तभी जाके ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर ओवम में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय फर्दर वीडियोस. दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म.